हेलो विद्यार्थियों, चलिए आज हम बंध के प्रकार सीख रहे हैं। ठीक, चलिए नया बंध सीखते हैं। ठीक, क्या है नया बंध देखते हैं। अगला है उप सह संयोजी बंध। ठीक, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक, ये थर्ड प्रकार का बंध हम सीख रहे हैं अभी तक। चलिए देखते हैं ये क्या है। कुछ साल पहले की बात है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक थे, एक था का नाम था टी.एम. लोरी और सिडवी। ठीक, लोरी और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एन.वी. सिडवी। ठीक, इन दो वैज्ञानिकों ने, ये जो एक थे टी.एम. लोरी और दूसरे थे सिडवी, इन दो वैज्ञानिकों ने सन 1923 ईस्वी में, ठीक है, सन 1923 ईस्वी में क्या किया, एक विशेष बंध की क्या प्रस्तावना या अवधारणा क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक, तो कह सकते हैं टी.एम. लोरी था सिडवी नामक वैज्ञानिकों ने एक विशेष बंध की अवधारणा प्रस्तुत की, जिस बंध को बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। इन्होंने इसमें क्या बताया था, चलिए यही हम सीखते हैं। ठीक, मानते हैं कोई अणु है जो ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अस्थायी अवस्था में पड़ा है, फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये बी है जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, ये संयोग किए, एक क्या किया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से नहीं, ये दिखा दिया कि हम दे रहे हैं, ठीक, लेकिन साझे में रहेगा। ठीक, इसी को कहते हैं उपसर्ग। क्या होता है, ये जब कोई ए तत्व या अणु बी को अपना इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन दे, ठीक, जो देता है उसे डोनर और जो लेता है उसे एक्सेप्टर मतलब ग्राही। ठीक, उनके बीच जो बंध बनता है उस बंध को बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। इसकी बनने देखिए, यहाँ पे हमें लग रहा है ऐसे दे रहा है तो इसके ऊपर प्लस आया होगा, इसके ऊपर ले रहा है तो माइनस आएगा आंशिक रूप से। ठीक है, तो हमें लग रहा है इसमें यहाँ पे जो बंध बना है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। चलिए ठीक, तो यहाँ पे हमें एक ये होता है, यही बंध कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, इस बॉन्ड में हमने देखा, इस बॉन्ड को एक हमें लग रहा है कि आंशिक रूप से इसमें हम कह सकते हैं प्लस आ रहा है हमें, इसमें आंशिक रूप से इसमें माइनस, एक डेल्टा दिखाते हैं आंशिक रूप से है, मतलब दिखाने के लिए। ठीक, तो इसमें हमें लग रहा है कि इसमें आयनिक भी है, आयनिक बॉन्ड भी हमें दिख रहा है, और इसमें हमें दिख रहा है ये दिया साझेदारी हो रही है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी छुपा हुआ है। ठीक, आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, इसलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं सेमी पोलर बॉन्ड। ठीक, इसी का नाम है सेमी पोलर बॉन्ड। ठीक, या इसी का नाम, इन आयनों का कारण सेमी पोलर बॉन्ड नाम का, तो हम कह सकते हैं इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसका नाम है, दूसरा नाम है सेमी पोलर बॉन्ड। ठीक, इसमें एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से, ठीक है, साझेदारी में एक क्या होता है, अपना देता है इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरा ग्रहण करता है, जो देता है उसे दाता और जो लेता है उसे ग्राही। ठीक, से जो बंध बनता है उसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसलिए इसका नाम एक और होता है डेटिव बॉन्ड, इसका नाम एक होता है डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, इतना 3 नामों से जाना जाता है। ठीक, चलिए अब इसमें जो देता है हम सब जानते हैं, एक क्या होता है, डोनर होता है, और एक क्या होता है, हम लोगों ने देखा है, एक क्या होता है, एक्सेप्टर। ठीक, जो डोनर होता है आप सबको पहले से पता है, जो लोन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है, लेविस बेस होता है, ये क्या होता है, लेविस बेस होता है। ठीक, और जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। ठीक, ये हमें पता है। ऐसे अणु जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ग्रहण करते हैं उससे क्या बोलते हैं, लेविस बेस करते हैं। चलिए ठीक है,
इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हम सीखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है अमोनिया NH3, ठीक, अमोनिया है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बावजूद भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 है 8, अष्टक पूरा है, अमोनिया एकदम खुश है। ठीक, BF3, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये क्या करता है, इससे संयोग करेगा, ये कहेगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब NH3 में इसमें N के पास क्या थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, अब ये मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे ये क्या कर दे, ये BF3 को अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोरान के ट्राइफ्लोराइड को इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, ये दाता हो गया अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, ये बेस होगा, ये एसिड होगा, और इस प्रकार ये जो यौगिक बन गया वो उपसंयोजी यौगिक कहलाएगा, और जो इनके बीच में जो बंध बना वो उपसंयोजी बंध या सेमी पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम इसे सीखते हैं, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए O3 में देखिए ओजोन। ठीक, इसके बारे में हम जानते हैं, ओजोन इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक, के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लीजिए इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना फर्स्ट क्लास ऑक्सीजन अणु था। अगला ऑक्सीजन अणु बनेगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, आप सोचते होंगे ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो अष्टक नियम पक्षपात हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण ऐसे दे, ठीक, ये देगा लेकिन इसे देता हुआ प्रतीत होता है, ये दे रहा है लेकिन इसके पास भी है, तो ये पूरा दे रहा है, यहाँ पे जो बंध बन रहा है उससे क्या बोलते हैं, उपसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक, और ये लेता है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पलों से हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जैसे देखें SO3। ठीक, SO3 में देखते हैं SO, ठीक, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है। ठीक, और सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, सल्फर, इसका सल्फर का अष्टक पूरा है, सल्फर यहाँ पे दिग्बंध यदि बनाता था अष्टक का अपवाद हो जाता। ठीक, तो सल्फर ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया, ऐसा प्रतीत होता है इसको दिया है और ले लिया, इसका भी अष्टक पूरा हुआ, 2 दिया, और इसके पास वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब देता हुआ प्रतीत साझेद टाइप है, कोवेलेंट भी है और आयनिक भी है, और यहाँ पे भी ऐसे दे रहा है। ठीक है, ये भी जो बंध बना उपसंयोजी बंध, और जो यौगिक बना उपसंयोजी यौगिक। चलिए और एग्जाम्पल हम सीखते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे खासे एग्जाम्पल आपके पास पड़े हैं, Cu+ NH3। ठीक, यहाँ से अब किया करके एक यौगिक आप लोग देखे होंगे बना होगा Cu, ठीक, NH3 के पास हमें पता है क्या, इसके पास स्टारोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नाइट्रोजन दे दे, इसके पास 8 हो जाए, पूरा हो जाए, 2 यहाँ से आ जाएगा, NH3 यहाँ से भी 2 आ जाएगा, NH3 यहाँ से भी 2 ले ले, NH3 यहाँ से भी 2 ले ले। ठीक, यहाँ से ये जो यौगिक ऐसे बनती है, संरचना बन जाती है, इस प्रकार ये लेकर क्या कर सकता है, अपना अष्टक पूरा कर सकता है। और इसके पास Cu पे हमने देखा 2+ है, तो आप ऐसे दिखा दीजिए, इसे पोस्टम करके Cu पे 2+ है। ठीक, ये उपसंयोजी यौगिक हैं, ये बड़े बड़े यौगिक बनते हैं कुछ इस प्रकार, और आप इसी प्रकार आप एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, आप करिए। ठीक है, FeCN6 इसका आप करिए। ठीक, इसको आप बनाइए। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार संरचना बन जाती है। इसको यदि हम संरचना देखें तो कह सकते हैं ये Fe रहता है। ठीक है, Cn में नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये Cn सब से इलेक्ट्रॉन 2 ले लेता है, ले लिया। कुछ यहाँ पे इसकी ये संरचना बन जाती है, और इसके ऊपर ये +2 दिखते हैं। ठीक, यहाँ पे आयर हम कह सकते हैं FeCN6 में क्या कुछ इस प्रकार FeCN6 में होता है। FeCN6 में यदि हम देखते होंगे तो इसमें क्या होता है, Fe रहता है। ठीक है, Fe पे 2+ +6 Cn
ठीक, ये क्या करते हैं Cn, अब क्रिया करके ये बनाता है FeCN6, ठीक, यही कुछ ये बन जाता है यौगिक। ठीक, चलिए देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार ये बनता है। ठीक, इस यौगिक के हम लक्षण देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये FeCN6 है, सबसे इलेक्ट्रॉन ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये सब Cn के पास बचा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ पे इसकी एक हमने बताया इसकी ज्यामिति फिक्स होती है इस यौगिकों की। यहाँ पे उपसंयोजी यौगिकों कैसे ज्यामिति हो जाती है, यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी ज्यामिति, तो आपको समाधान में संरचना पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार इस पे यहाँ पे 2 प्लस हो जाते हैं। ठीक, ये जो यौगिक बना है इसे ये यौगिक उपसंयोजी यौगिक कहलाता है। तो ये नई एक हेडिंग वहीं पड़ जाती है, उपसंयोजी यौगिक। ठीक, उपसंयोजी यौगिक तो कह सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था Fe और Cn, 6 Cn मिलकर ये बनाए थे FeCN6। ठीक, तो हम कह सकते हैं कोई एक दाता ये क्या करता है, ग्राही होता है। ठीक है, कोई ग्राही इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और दाता इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके जो बंध बना के जो यौगिक बनते हैं उसे उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही तथा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के बीच जो बंध बनता है उसे उपसंयोजी बंध कहते हैं। ऐसे बने यौगिकों को उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक, चलिए नई हेडिंग है उपसंयोजी यौगिकों के लक्षण। ठीक, अब इन यौगिकों के लक्षण या गुण, लक्षण देखिए चाहे गुण कहिए, कैरेक्टर। ठीक, चलिए पहला कैरेक्टर, ये यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, कुछ इनका अधिकतर लक्षण मिलता रहता है सहसंयोजी बंधों से। ये देख लीजिए, अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सामान्यतः ये अणु ही अध्रुवीय होते हैं, तो इसलिए अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये यौगिक हम बोल सकते हैं, ये यौगिक जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं, और इन यौगिकों के यदि हम कहें तो ये क्या होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक नांक। ठीक, इन यौगिकों का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक। ठीक, वैद्युत संयोजी यौगिक कहीं बोली, चाहे आयनिक यौगिक उसी का नाम था, आयनिक यौगिकों से कम, जबकि सहसंयोजी यौगिकों से अधिक। ठीक, होता है। ठीक, हम 3 प्रकार के यौगिक पढ़े हैं अभी तक, बंध पढ़े, वैद्युत संयोजी, और हम लोगों ने पढ़ा सहसंयोजी, उपसहसंयोजी। जो उपसहसंयोजी है, वैद्युत संयोजी जिनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, वैद्युत संयोजी यौगिकों से कम होता है, जबकि सहसंयोजी यौगिकों से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के लक्षण तो पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट यदि हम देखें, तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, इसकी क्या होती है, प्रकृति। इसकी प्रकृति भी क्या होती है, सहसंयोजी जैसी है। ये क्या होते हैं, ये यौगिक दिशात्मक, मतलब डायरेक्शनल प्रकृति के होते हैं। ठीक, ये यौगिक क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। क्योंकि अब आप लोग पूछें क्यों, वही क्योंकि। ठीक, क्योंकि ये क्या होते हैं, समावयवता होती है, इनकी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होते हैं, अभी इनका हम समावयवता को पढ़ाया जाएगा, इनकी भी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जब ये समावयवता प्रदर्शित करते हैं तो स्वाभाविक है, जिससे क्या होती है, इनकी ज्यामिति होती है। ठीक, चलिए ये हम लोगों ने सीखा बंध के प्रकार, तीन बंध देखे जो मुख्य हैं। ठीक है, और
उस प्रकार के यौगिक देखें और उसके बाद उन यौगिकों के लक्षण देखें। ठीक, इसके बाद नई हेडिंग स्टार्ट होती है। ठीक, चलिए इस प्रकार खत्म हुआ। थैंक्स।